हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपकी हिंदी टीचर लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 सारा स्वागत करती हैं और साथ ही साथ हमेशा की तरह ये उम्मीद भी करती हैं, आशा भी करती हैं। हाँ, माना कि अब आप सोच रहे होंगे मैडम आशा करना अच्छी बात नहीं होती है, बट आई ट्रस्ट ऑन यू, मुझे आप पर भरोसा है और विश्वास भी है। जहाँ भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहाँ उम्मीद तो हो ही जाती है। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर बहुत अच्छे से स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल का सारा कार्य समय पर कर रहे होंगे और किसी भी काम में टाल मटोल नहीं कर रहे होंगे। साथ ही साथ हिंदी वीडियो भी देख रहे होंगे आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। देखते रहना है, हमेशा देखते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री प्रोवाइड करता है और करता है इन फ्यूचर, आगे भी करता रहेगा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनना, कि किसी भी तरह से अपने मन और अपने मस्तिष्क में डाउट मत पालना। ये मत सोचना कि क्या पता कभी कैसा क्या हुआ, और नो 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 नो, मैंने कहा ना, फ्री मीन्स फ्री, 100% फ्री। हम कभी भी आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल दिल खोलकर अपने मस्तिष्क को ओपन रखकर हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करो। बस यही हमारा उद्देश्य है कि आप फ्री बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। और एजुकेशन के साथ साथ जैसे ही आप जिस भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, अभी आप 10th में 11th से आप कोई ना कोई विषय चूज कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो जो पढ़ेंगे आप, क्योंकि 12वीं तक तो स्कूल एजुकेशन फ्री है, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी फ्री है, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड आप चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। कभी आप अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं, आप मुझे यदि पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगी, अनुरोध करूंगी कि बहुत ध्यान से अपने बच्चों का साथ दीजिएगा, जैसे आप अभी तक देते आए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स है ना, आपको मोटी मोटी रकम की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो इस तरह से आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पेड सब्सक्रिप्शन की कोई बात नहीं करेंगे हम, और ना ही कभी आपसे किसी भी चार्ज की हम बात करेंगे। 100% फ्री है सदा के लिए। ओके, चलो अब चलते हैं कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। अपना पाठ जो था, पाठ 5 हम शुरू कर चुके हैं। नाम है नागरी लिपि, देवनागरी लिपि का इतिहास हमने जाना, और ये भी उसके बाद हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस का वीडियो भी देखा। उसमें हमने सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा, सुना और उत्तरों को समझा। अब इसी पार्ट के हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में कैसे विकल्प आते हैं? प्रश्न आता है 1, विकल्प आते हैं 4, इसलिए बनना है आपको चौकन्ना। आप वीडियो में बने रहिएगा चौकन्ने, किसी तरह से यहां वहां ध्यान लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ चौकन्ने तरीके से आपको प्रश्न को सुनना है, और मेरे उत्तर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए प्लीज। हाँ ठीक है, क्योंकि आप दोनों वीडियोस देख चुके हैं, पाठ आप पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी मतलब जो बिहार बोर्ड समाधान है वो भी आप कर चुके हैं। तो अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो आप उनके उत्तर तो देंगे ही देंगे। उनके उत्तर किस आधार पर देंगे वो थोड़ा सा मैं बता देती हूं, कि पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना, पढ़ना, और उनके चारों विकल्प जो रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, उनको ध्यान से देखना। जो 2 ऑप्शंस रहेंगे, का, खा, गा या घा, उनमें से 2 को तो हम साइड में तुरंत कर देंगे, ये नहीं है, ये नहीं है ना। अब बाकी के जो 2 रहेंगे उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कब? जबकि आपने प्रीवियस वीडियो सही से नहीं देखे होंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो 100% सही कंसंट्रेशन से देखे हैं, फुल ऑफ कंसंट्रेशन से देखे हैं, तो आप तुरंत सही जवाब लगाओगे। ओके, अब मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस भी प्रश्न के आंसर को आप टिक करने वाले हैं, या जो आपको लगता है, जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगी और उसके बाद मैं कुछ सेकंड्स के बाद आंसर भी बताऊंगी, तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि पहले का सही जवाब है गा। मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर का, ABCD में भी आप आंसर दे सकते हैं, क्लियर, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आपका टाइम ज्यादा ना जाए।
क्लियर हुआ? चलो तो चले पहले प्रश्न की ओर, तैयार रहिएगा, आइए मेरे साथ जल्दी। पहला प्रश्न, गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन और आविन्यो। बता दिया, लिख दिया, जल्दी से लिखो। पहले जैसे मान लो आपको लगता है कि पहला, तो पहला मान लीजिए आपको लगता है खा, लिख दीजिए पहले का खा, ठीक है, या फिर फर्स्ट का बी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। खा मतलब बी ही माना जाएगा, जो आपको लगता है वो आप करो, लेकिन उत्तर जरूर बताओ। चलो तो अब है इसका उत्तर खा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? मुद्रण के टाइप कब बन गए थे? जब से वो एकदम स्थिरता प्राप्त हो गई थी देवनागरी को, 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में? कब बने थे बताओ? 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? अभी हमने जो बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस थे उसमें पढ़ा था कि सार्वदेशिक लिपि कब थी नागरी लिपि? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, या फिर इनमें से कभी नहीं? बोलो। तो अब मैं आंसर बताती हूं, ये है 8वीं से 11वीं सदी में। अगला प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंद नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी या सिद्धम? आपको सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम दूंगी, आंसर बताती हूं। सिद्धम, यस। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी, क्या कहलाती थी? सिद्धम। हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? आदि कवि, ठीक है, विद्यापति, सरहपाद, कबीर या दैती दुर्ग? आदि कवि का नाम था सरहपाद। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी या गुरुमुखी? तो देवनागरी। अच्छा, ऑप्शंस को पढ़ने से पहले ही उत्तर बता दिया, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। गुणाकर मूले जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र, मतलब गांव। तभी तो उनकी जो 8वीं तक की शिक्षा थी उन्होंने मराठी भाषा में प्राप्त की थी। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? परिवेश कैसा था? नगरीय था, ग्रामीण था, उच्च स्तरीय था या फिर इनमें से कोई नहीं था? कहां उनका जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कोई बड़े से शहर में हुआ था, या फिर किसी गांव में हुआ था? यदि गांव में हुआ था तो ऑफ कोर्स ग्रामीण ही होगी। तो गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण मतलब गांव के परिवेश में। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? अभी अभी मैंने बताया, गुजराती, संस्कृत, मराठी या हिंदी। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी मिडिल स्कूल तक की, वो थी मराठी में। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी रचना है अनामिका की, गुणाकर मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या फिर इनमें से कोई नहीं? जब कभी ऑप्शन आ जाए कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो पुनः सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो। और एक बात ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे तब भी ध्यान रखना, मतलब ये हमेशा आप यहां बसा लो मस्तिष्क में, क्या कि जब भी आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर को ढूंढने के पीछे मत भागना। हर एक ऑप्शन को समय देना, जितना कि आप, एक वो आता है ना कि इतने घंटे का इतना है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर बताइए, आंसर है गुणाकर मूले जी की, ठीक है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ऑफ कोर्स राइटर गुणाकर मूले जी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए।
नागरी लिपि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास या संस्मरण? कौन सी विधा है? हिंदी में विधा, विधा का अर्थ समझते हो आप? विधा का अर्थ होता है स्टाइल, ठीक है? तो गद्य की विधा है, निबंध की विधा है, कहानी की है, क्या है? कहानी, निबंध, उपन्यास या संस्मरण। तो जो नागरी लिपि है वो पाठ का जो हमारा नाम है, शीर्षक, नागरी लिपि, ब्रैकेट में क्या दिया है? निबंध। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से या फिर भारतीय विज्ञान की कहानी से? बताइए, नागरी लिपि पाठ गुणाकर जी की कौन सी रचना से लिया गया है? आई एम वेटिंग फॉर 5 seconds ओनली। यस, चलिए देखते हैं, ये है भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक है। अगला है, नेपाली भाषा की लिपि है नेपाली, खसकुरा, नेवारी या देवनागरी? तो हमारे पड़ोसी देश की जो भाषा है नेपाली, उसकी लिपि भी है देवनागरी। यस। अगला प्रश्न, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन संज्ञा दी है? बहन की संज्ञा। हाँ, गुणाकर मूले जी ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? गुजराती, बांग्ला, तमिल या फिर मलयालम? बांग्ला को उन्होंने बहन कहा है, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? मराठी भाषा की लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि है देवनागरी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कब, कहां से? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से या इनमें से कोई नहीं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं दक्षिण भारत से। गुप्तकाल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर गुजराती? तो गुप्तकाल ब्राह्मी। ऐसे ऐसे याद रखना, गुप्त एकदम सीक्रेट, ब्रह्मांड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेना, गुप्तकाल का संबंध जो है वो ब्राह्मी से है। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? मतलब नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कब एकदम अपने पूरे तरह से अस्तित्व में आ गई थी? 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास या फिर 1700 ईस्वी के आसपास नागरी नाम का अस्तित्व आया था? 1000 ईस्वी के आसपास। अगला, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा नागरी, नंदी नागरी, नागर या सिद्धम? बताओ, विजयनगर के शासकों ने कहा था, याद करो, हमने मतलब जो बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस थे उसमें भी चर्चा हुई थी और साथ ही साथ जो फर्स्ट वीडियो आया था उसमें भी इस बात की चर्चा हुई थी कि विजयनगर के शासकों ने नंदी नागरी लिपि को कहा था अपने लेखों में। श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ कहाँ है? कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद या फिर वैशाली? जैन तीर्थ स्थल याद करो, थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर डालो, जोर मतलब बहुत अधिक नहीं, सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो, थोड़ा सा सोच लो। श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ स्थल है कर्नाटक में, ठीक है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं उत्तर भारत की? ललित शैली, अभिनांगर शैली, विभ्राट शैली या फिर कहते हैं नागर शैली? नागर शैली, ठीक है। स्थापत्य जो पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, जो अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी, जो स्थिर रूप से सिक्कों पर या वहाँ की जो बोलचाल है उसमें आ गई थी, भाषा में शामिल, उत्तर भारत में नागर शैली। अगला है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या हिंदी? ग्वालियर वाला मिहिर भोज
संस्कृत में, ठीक है। याद रखना, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, अब यहां पर कैसे याद रखना, प्रशस्ति संस्कृत शब्द है, तो ऐसा मतलब एकदम ऐसा करना कि ये संस्कृत है। कुछ थोड़ा सा ना लिंक लगा लिया करो, ऐसे कुछ हिंट अपने मस्तिष्क में क्रिएट कर लिया करो, तो याद रहता है, फिर हम कंफ्यूज नहीं होते। अगला है, अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या एक राज वैद्य। वैद्य समझते हो ना, जब वो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अब पहले वैद्य हुआ करते थे, ठीक है, जो दवा मवा देते थे, जड़ी बूटियों की सहायता से सही करते थे। आपको एक सुषेण वैद्य याद है, रामायण का पात्र था, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी सुषेण जो वैद्य था उसकी कुटी सहित उसको ले आए थे यहाँ पर युद्ध भूमि में, सुषेण, ठीक है। तो ये वैद्य थे। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। तो वो था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला जी? तो ये कवि हैं, पहला ऑप्शन सही है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को या फिर उज्जैन को? देवनगरी किसे कहा? प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन? देवनगरी, देवनागरी लिपि की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात आ रही है देवनगरी। देवनगरी कौन से शहर को कहा गया था? प्रयाग को, प्रयागराज, काशी को, मथुरा को या फिर उज्जैन को? तो ये है इसका सही जवाब, काशी। देवनगरी किसको कहा गया है? काशी को, ठीक है। समझ आया? सुना? याद रहेगा? यस। तो क्लैप कर लीजिए अपने लिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है, तभी तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अपने आप को प्रेरित करते रहिए, अपने आप को एक्टिव रखते रहिए और इसी तरह से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक हर एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे और कोई भी वीडियो आपके ध्यान से इधर उधर ना चला जाए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आई नो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, आपके फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी हैं, सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सके, ताकि यहां वहां कोई भटके ना, मोटी मोटी रकम के पीछे कोई ना जाए। बेस्ट एजुकेशन वो भी 100% फ्री, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।